नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार पांडे अपने YouTube चैनल लोकवार्ता के माध्यम से देश में उपजे एक विवाद के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। मित्रों, यूजीसी का मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी छात्र आंदोलित हैं। राजनीतिक पार्टियां उनको हवा देने में लगी हुई हैं। एक केपी चौधरी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अपर कास्ट तो बाहरी है, दलित और आदिवासी समाज भारत का है, वो मूल निवासी है। और एक आरजेडी के प्रवक्ता है कंचन यादव, वो कह रही हैं कि फेक केस में इनको फंसाना चाहिए। ये खुलेआम मंचों से कहा जा रहा है। एक इंदिरा जयसिंह है, ये पहले भी विवादित रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय की वकील हैं। उन्होंने कहा कि अपर कास्ट को प्रोटेस्ट की आवश्यकता क्या है, वो तो मेरे सर पर बैठा हुआ है। अगर अपर कास्ट आपके सर पर बैठा हुआ है तो अपनी प्रतिभा से बैठा हुआ है, अपनी योग्यता से बैठा हुआ है और बिना आरक्षण के बैठा हुआ है। उसको तो आपने आरक्षण भी नहीं दिया है, उसके बाद भी वो आपके सर पर बैठा हुआ। तो ये सोचने की बात है कि क्षमता किसके अंदर है, आपके अंदर है या फिर अपर कास्ट के अंदर है। आरक्षण लागू है 35 साल हो गए। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था मात्र 10 साल के लिए होनी चाहिए, लेकिन आज कितने साल हो गए, 47 से लेकर के, और आज देश 2025 में है। सरकारें प्रयास करती रहीं, क्या हुआ? देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, देश का राष्ट्रपति आदिवासी, कई मंत्री और कई राजनेता जो हैं वो ओबीसी, आदिवासी और एसटी हैं। ये कहते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये तो सरासर गलत है। कोर्ट ने जो यूजीसी के मैटर पर जो फैसला दिया, बहुत समय के बाद एक अच्छा फैसला आया। एक तरह से देश को जलने से बचा लिया इस आदेश ने। नियम को बनाने के लिए पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, जिसमें अध्यक्षता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कर रहे थे। भाजपा के 16 नेता इसमें शामिल थे, जिसमें संदीप महापात्रा, बांसुरी स्वराज जो कि एक प्रखर वक्ता हैं और एक जबरदस्त वकील हैं, सुधांशु त्रिवेदी जैसे दिग्गज लोग उसमें शामिल थे। उसके बाद ही ये इनके नाक के नीचे से निकल गया। ये कैसे हुआ? अभी सरकार ने कुछ मंत्रियों की वजह से फजीहत हो रही है। अभी अरावली मामला था, उसमें आपने देखा। इंडिगो का मामला था, उसमें आपने देखा। NIT-GG कट मामला था, यूजीसी का मामला। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? कोर्ट को आरक्षण की भी समीक्षा करनी चाहिए। अंबेडकर तो आरक्षण के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि खोट के घूंट पी करके हमें आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि SC और ST का जो है उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं है। लेकिन इसमें ओबीसी कैसे शामिल हो गया? ये ओबीसी आया कहाँ से? ये शब्द कहाँ से आए? एक संस्था थी यूथ फॉर रिजर्वेशन, 1989, पहली बार उसमें यही ओबीसी का नाम सुना गया। भारत की व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए 1906 में एक लॉर्ड मोयले ने सिखों के
सिखों को आरक्षण दिया, ईसाइयों को आरक्षण दिया, मुसलमानों को आरक्षण दिया। पहली बार देश में हिंदुओं से सिखों को अलग किया गया। और लॉर्ड मोइले का ही शब्द है कि उन्होंने कहा था कि आगे चलकर हिंदुस्तान ये काटेगा, और धर्म के नाम पे 1947 में देश का बंटवारा हो गया। ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये पहले से ही साजिश चल रही थी, अंग्रेजों के समय से ही। जबकि पंडित नेहरू और पटेल भी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि हम लोगों के खिलाफ एक साजिश हुई है। मित्रों, इसी देश में हमने वो दौर भी देखा है जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और विदेशों से समझौता क्या होता था कि फला देश के राष्ट्रपति आए, फला देश के प्रधानमंत्री आए और इतने हजार करोड़ भारत को कर्जा दिया, इतने सालों के, और इतने परसेंट ब्याज पर, इतने परसेंट पे। बस यही समझौता होता था, बाकी कोई समझौता होता नहीं था। व्यापार के मामले में और कोई समझौता नहीं होता था। भारत इसी तरह कर्जा ले लेकर के देश को चलता था। मित्रों, मैं ये बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि मोदी के आने के बाद, 2014 के आने के बाद इस देश में कितना परिवर्तन हुआ, और उसके पहले, मोदी के आने के पहले ताश के पत्तों की तरह सरकारें फेंटी गई थी। जब राजीव गांधी की सरकार गिरी, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, कई पार्टियों के समर्थन से, और उन्होंने पहली बार आरक्षण का मामला, जिसको इतने दिन से दबा के रखा गया था कि देश में जात पात न फैले, जिस तरह से पिटारे से सांप को निकाला जाता है, उस तरह से पिटारे से आरक्षण को निकाला गया, इसको देश पर लागू किया गया। उस समय काफ़ी विरोध हुए, काफ़ी प्रदर्शन हुए। हुआ क्यों था? क्योंकि उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, अपनी कुर्सी को बचाना था, इसलिए इस आरक्षण को लागू किया गया। कमंडल को दबाने के लिए मंडल आयोग लाया गया, और उस समय ओबीसी को आरक्षण दिया गया, जबकि ओबीसी के आरक्षण की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि संसद में, विधान परिषद में, नगर निगम में सभी जगह ओबीसी बैठे हुए थे, और अच्छे खासे तादाद में बैठे हुए थे। फिर भी उनको आरक्षण दिया गया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर की सरकार बनी। 1989 से लेकर 1990 तक चंद्रशेखर की सरकार थी, और उस समय तक देश की स्थिति बहुत ही, आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। भारत के पास अपना खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं था। भारत का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। ये स्थिति उस समय आ गई थी। और उसके बाद तो सरकारें ताश के पत्ते की तरह फेंटी गई। इंद्र कुमार गुजराल आए, फिर उसके बाद देवगौड़ा आए, उसके बाद से फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय में कुछ अच्छा काम किया, और देश को पटरी पर लाने का भी काम किया था उन्होंने। उसके बाद फिर मनमोहन की सरकार आई,
मनमोहन सोनिया की सरकार। और 2004 में इलेक्शन से जस्ट एक महीने पहले दिल्ली के कुछ प्राइम लोकेशन, कुछ जगहों को वक्फ बोर्ड को दे दिया हम लोगों ने। उसके बाद एक स्टेटमेंट उनका और था, ये सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं कि इस देश पर सबसे पहले मुसलमानों का हक है। अगर इस देश पर सबसे पहले मुसलमानों का हक है तो ये बहुसंख्यक वर्ग क्या कर रहा था? देश की आज़ादी में शामिल नहीं था, वो घंटा ही ला रहा था सिर्फ। इसके पहले की सरकारों की ये सोच थी। तो इस प्रकार से सरकारें चलती थी। मनमोहन सिंह तो नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के ऊपर एक कैबिनेट बैठाई गई थी, जिसमें सारे फैसले सोनिया करती थी। पीएमओ के सारे फाइल्स सोनिया गांधी के घर जाते थे और वहां से डिसीजन होते थे कि देश के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा। जिस देश का संविधान अपने पैदाइश से ही लूला और लंगड़ा हो, उससे और क्या उम्मीद कर किया जा सकता है? जात पात के नाम पर संविधान बना हो। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने बहुसंख्यक वर्ग को नजरअंदाज करता हो। लेकिन संविधान में बहुसंख्यक वर्ग को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। भेदभाव से भरा पड़ा है। जो जिहादी हैं, जो कुशट वर्ग है, उसको खुलकर अपने वर्ग का प्रचार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी गई है, जिसका नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं आज किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, किस तरह से चेंज किया और धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। बाहर से फंडिंग आ रही, बाहर से पैसे आ रहे हैं। आप आज नागालैंड की स्थिति देख लीजिए, मणिपुर की स्थिति देख लीजिए, आसाम की स्थिति देख लीजिए, बंगाल की स्थिति देख लीजिए, आपका केरला का स्थिति देख लीजिए, नेपाल और भारत के जो बॉर्डर जो है उस एरिया को देख लीजिए। कितने बड़े तादाद में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया गया है, कितने बड़े तादाद में कन्वर्जन हो रहे हैं। संविधान में दिए गए अधिकार का ही नाजायज फायदा है ये लोग जो उठा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसमें इस देश में जो टॉप के संस्थान हैं, उन्होंने आरक्षित वर्ग के लिए नॉमिनल फीस रखा है, वो भी उन्होंने माफ़ कर दिया। बाकी और भी जो फीस हैं वो भी एक तरह से माफ़ ही है। सारा बोझ अनारक्षित वर्ग पर डाला गया है। वो फीस भी दे, एक्स्ट्रा भी दे, होटल ये आपका हॉस्टल का भी दे। उसके बाद यूजीसी का ये फैसला, तो कहाँ तक ये जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ राज्यों में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है, ईसाइयों को आरक्षण दिया जा रहा है, नौ बौद्धों को आरक्षण दिया जा रहा है। तमिलनाडु में आप देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए। ये एक तरह का ट्रेंड चल चुका है। सिर्फ अपनी
सरकारों को बचाने के लिए, वोट पाने के लिए ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दिए हैं। आज अनारक्षित वर्ग के पुरोहितों की हालत आप देखिए क्या है। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय राजा महाराजा है क्या इस देश में? कि सारा खर्च, सारा बोझ उसी पर डाल दिया जाए? अरे उसमें भी तो गरीब हैं। तो आरक्षण जाति के आधार पर न दे करके आर्थिक आधार पर अगर दिया जाता तो शायद समाज के अंदर सभी का भला होता। लेकिन सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। उन्नीस सौ 2014 के बाद भारत जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ रहा था। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही थी, कुछ अच्छे नियम बन रहे थे। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार हटाओ, तो भाई सबसे पहले ये बता दो कि मोदी अगर सरकार अगर हटेंगे तो लाएंगे किसको? कांग्रेस के उस पप्पू को जो आलू को फैक्ट्रियों में उत्पादन करते हैं? उनकी इतनी समझ है? जो विदेशों के मंच पर बैठ करके अब भारत को गाली देते हैं, उनको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? उस ममता बनर्जी को बनाएंगे जो बंगाल को जिहादियों का अड्डा बना दी हैं गजवाए हिंद करने के लिए? उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? लोग कहते हैं कि मोदी ने किया क्या है। हम बताते हैं कि मोदी ने क्या किया है। 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने वो मॉडल गुजरात को दिया जो गुजरात को बनाया। हर राज्य उसको अपनाने के लिए आज आतुर है। आज गुजरात के अंदर फैक्ट्रियां इतनी लगी हैं, इतने इंडस्ट्री हैं, पूंजीनिवेश हो रहा है। ये मोदी का ही करिश्मा है। मोदी ने क्या किया? मोदी ने आतंकवाद को समाप्त किया, नक्सलवाद पर प्रहार किया, पाकिस्तान पर 3 स्ट्राइक हुए, फेक करेंसी का कारोबार बंद हुआ। लोग कहते हैं कि नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ, लेकिन नोटबंदी से देश को फायदा भी हुआ है। हमारे करेंसी को पाकिस्तान छाप छाप के और हमारे देश में उसको झोंकता था, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगा हुआ था। आतंकवादियों को फंडिंग हो रही थी, उसी से उन्हीं पैसों से हथियार खरीद करके उनको दिया जाता था इस देश के अंदर आम जनता को मारने के लिए। इसी कांग्रेस के शासन में पंजाब की हालत आप देख चुके, जल रहा था पंजाब। जम्मू एंड कश्मीर की हालत क्या थी, आसाम की हालत क्या थी। आज उसमें सुधार हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हुई, ये मोदी के ही शासन में हुआ है। पहले सब जगह लाइनें लगती थी। पानी टैक्स जमा करना है तो लाइन, बिजली टैक्स जमा करना है तो लाइन, गैस लेना है तो लाइन, बैंक का कोई काम कराना है तो लाइन, रेलवे में अगर सीट आरक्षित करना है तो उसके लिए लाइन। इस कांग्रेस सरकारों ने आम जनता को लाइनों में लगा दिया था।
समय और पैसे की दोनों की बर्बादी होती थी। आज सारे कुछ ऑनलाइन हो गए हैं। घर बैठे आप हर चीज़ बुक कर लीजिए। पैसे की भी बचत है, समय की भी बचत है। ये किया मोदी जी ने। पूंजी निवेश आ रहा है। 12 लाख तक के टैक्स माफ किए गए हैं। रोज आईएमएस बन रहा है, आईएमएम बन रहा है, आईआईटी बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। आज अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर तीसरी नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि बना, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, मथुरा की तैयारी चल रही है, सोमनाथ और महाकाल में कॉरिडोर बने। इससे पर्यटन का विकास हुआ है। एक समय में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में शामिल था। आज पर्यटन के बल पे आज भारत के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पे है अर्थव्यवस्था में। तो ये काम हुआ है। 65 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए। सोचिए, 65 करोड़ लोग। दो चार देश को मिला लिया है तब भी 65 करोड़ लोग नहीं होते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना, कोई उपद्रव न होना, सब कुछ कायदे से निपट जाना, ये क्या छोटी मोटी काम है? इसके पहले की सरकारों में कुंभ लगे हैं, उपद्रव हुए हैं, एक के ऊपर एक लोग गिरे हैं, पड़े हैं, मरे हैं, ट्रेनें लड़ जाती थी। मोदी ने ये काम किया। नया संसद भवन बना है, नया पीएमओ बन रहा है। आज डिफेंस की यह स्थिति है भारत की कि अमेरिका भी उसको आंख नहीं दिखा सकता। पहले भारत एक बंदूक का गोली नहीं बनाता था। सियाचिन और ग्लेशियर में सेनाओं को जब गश्त करना होता था, उनके पास अच्छे जूते नहीं होते थे, अच्छे जर्सी नहीं होते थे, तापमान -50 डिग्री होता था। आज अपने देश के अंदर तोप से लेकर, टैंक से लेकर और मिसाइलें तक बन रही हैं। आज अमेरिका की और विश्व के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, उनकी हिम्मत नहीं कि भारत को आंखें दिखा सकें। आज भारत किसी का मोहताज नहीं है। अन्न के भंडार इस तरह से भरे हुए हैं कि जब सीजन आता है तो अन्न रखने का जगह नहीं होता, इसके पहले खाली करने की तैयारी शुरू हो जाती है। आज विश्व के अंदर भारत दूसरा ऐसा देश है जो विश्व का पेट पाल रहा है। आप कह रहे हैं मोदी ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम देशों से संबंध अच्छे बनाए हैं। एक समय होता था कि पेट्रोल खाड़ी देशों से आता है,